फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीपी एंड योरपीडिया। और मेरा ये वीडियो एक टॉपिक के बारे में है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एंड दिस मॉड्यूल इज असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका सिलेबस बहुत डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और बहुत वास्ट है सिलेबस, जिससे स्टूडेंट डर भी रहे सिलेबस को देख के। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, जितना सिलेबस वास्ट है उतना ही अच्छा होता है, बिकॉज एग्जाम वहीं से आता है, एग्जैक्ट वो चीज़ उठा के पूछ लेता है। अगर सोचो मैं आपको 4 लाइन का सिलेबस बना के दे दूं, देन आपको डरना चाहिए, बिकॉज फिर वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर सिलेबस बहुत डिटेल में है, नथिंग टू वरी, जो जो उसने लिखा है वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब ये वाला जो मेरा टॉपिक है आज वाला, वो करंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, इस टॉपिक से मैंने उठाया है। और आज का जो लेक्चर है उसमें मैं क्या कवर करने वाला हूं वो आपको बता देता हूं। और ये मैंने एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज, इंडिया में कौन कौन सी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुई हैं। बिश्नोइज्म जो राजस्थान में से स्टार्ट हुई थी बहुत पहले, 1730 के आसपास की बात है। फिर केरला चलते हैं, साइलेंट वैली। फिर नर्मदा गुजरात, टिहरी उत्तराखंड, अलमाटी डैम। फिर रिवर इंटरलिंकिंग, उसके बारे में ये आपके मेरे ख्याल से हमने यहां तक इसको कवर करेंगे। मूवमेंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। और साथ में रिवर इंटरलिंकिंग, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी इसी डॉक्यूमेंट में है, चिपको मूवमेंट एंड अपिको मूवमेंट। यहां तक सारे का सारा जो पार्ट है वो आज का लेक्चर और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं इसके अंदर हम कवर करेंगे, और बाद में कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। लार्जली अगर आप देख रहे हो, ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के इंडिया के अंदर लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जो सेंसिटिविटी आई और एनवायरनमेंट के बारे में जो केयर आई, वो कहाँ से आई। एनवायरनमेंट के बारे में लोगों ने कहाँ से बात करना स्टार्ट किया, कौन सी ऐसे बेसिकली मूवमेंट्स थी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट की और उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो इस सबसे पहले जो था बिश्नोइज्म था, और उसके पीछे स्पिरिचुअल लॉजिक्स रीजन भी थे। लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे आज भी पीपल की पूजा करते हैं, हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। और उनको अगर कोई काटेगा, जैसे जोधपुर के राजा ने काटना स्टार्ट किया, तो बिश्नोइज जो है राजस्थान के, वो पेड़ों के साथ चिपक गए। तो वहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर आस्ता आस्ता वो पूरे इंडिया में, तुम केरला तक देखोगे, उत्तराखंड से लेके केरला तक हम देखेंगे कि ये मूवमेंट कैसे आई। उसमें से एक दो क्वेश्चन वो पूछेगा। अब ये जो सिलेबस है आपका हरियाणा का, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। इसका मतलब कि प्री में से भी क्वेश्चन आएगा, मेन से भी आएगा। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं उसमें जो लाल रंग से मैंने मार्क किया है वो ऑब्जेक्टिव पेपर जो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा अप्रैल में है। और जून में जो पेपर है मेंस, उसके लिए जो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें क्वेश्चन वैसे फ्रेम किए गए हैं कि बताओ कौन कौन सी मूवमेंट्स थी इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड और उनका इंप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस क्या था। वैसे आपको बेसिकली क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनेंगे। तो डॉक्यूमेंट तो आपका ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए है, लेकिन राइटिंग स्किल हम मेंस की बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिश्नोइज्म से। बिश्नोइज्म बहुत पहले एक मूवमेंट थी। 15वीं सेंचुरी में एक गुरु जंबेश्वर थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात किया, लेकिन वो रिलीजियस मूवमेंट थी। और उसका रिलेशन ये था कि सारे जो लिविंग बीइंग हैं, इंक्लूडिंग ट्रीज, उनके लिए कंपैशन होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, और हम ट्रीज की पूजा करते हैं। यहां से बिश्नोइज्म स्टार्ट हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, गुरु जंबेश्वर से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा वो मैं आपको बताता हूं। ये जो लाल रंग से मैंने कर रखा है मार्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। बिश्नोइज्म जो था वो पहली एनवायरमेंटल मूवमेंट थी इंडिया के अंदर। और ये बेसिकली जो चिपको की बात करते हैं, चिपकने की या हगिंग ऑफ द ट्री की बात करते हैं, ये इस मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। पहला मूवमेंट जिसमें ट्रीज को लोगों ने प्रोटेक्ट किया, उसके साथ हगिंग करके या उसको उसके चिपक के, वो बिश्नोइज्म था। उसके बाद अमृता देवी मूवमेंट, ये बेसिकली जो आपका बिश्नोइज्म था, ये कौन मेन उसके लीडर थे, वो अमृता देवी थी। गुरु जंबेश्वर का नाम नहीं आएगा, वो अमृता देवी ने उनको स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट कहां से हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी? 1730 में, दैट मींस 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। और जोधपुर के जो राजा थे किंग अभय सिंह, उनके दरबार से स्टार्ट हुई थी। और अमृता देवी जो थी, जोधपुर के राजा, उनको महल बनवाना था और उसके लिए वो लकड़ी वगैरह कटवाना चाहते थे। और खिजारली विलेज बेसिकली में ये सब कुछ हुआ था। और ये अमृता देवी और उनके जो साथ के लोग थे एक्टिविस्ट, वो सोल्जर्स जो थे राजा के, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। इनफैक्ट अमृता देवी और उनकी 3 लड़कियां, जिनका नाम आसू, रत्नी, भागू, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में नहीं आएगा,
लेकिन उन्होंने सोल्जर्स के अगेंस्ट वो खड़ी हो गई। अब राजा था, उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, तो काफ़ी लोग मारे गए इसमें, राजा ने उनको मरवाया भी, लेकिन ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुई। अब ये कल्चरल बिलीफ है बिश्नोई कम्युनिटी का, जिससे वो ट्रीज को बेसिकली अपना रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, कल्चरली इंपॉर्टेंट मानते हैं। बिश्नोईज फ्रॉम खिजारली और बाकी आसपास के गांव सारे इस मूवमेंट में जुड़ गए और ये सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बनी। तो ये जो मैंने लाल रंग से जितना भी आपको बता रखा है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको बताया कि सिलेबस आपको बहुत लंबा लगेगा, लेकिन हर टॉपिक के अंदर 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और वो आप कर सकते हैं, लंबा नहीं है। अब बिश्नोइज्म के कुछ रूल्स हैं, बिश्नोई जो कम्युनिटी है उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा, या ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, और 4 दशा 10 रूल्स, पंचधर्म। तो बिश्नोईज के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उन्हीं के अंडर इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। और बिश्नोईज होते कौन है? ये फार्मर्स हैं और ये बेसिकली बकरियां वगैरह चराते, ये भेड़ें बकरियां वगैरह चराने वाले फार्मर्स, हर्डर हैं, और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बिलीव करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स कि ये ट्रीज में भी जान होती है और उनको भी बिना पर्पस के नहीं काटना चाहिए और एक हार्मनी में रहना चाहिए, उस चीज पे बिलीव करते हैं। और वहीं से ये मूवमेंट आपकी सारी की सारी स्टार्ट हुई थी। फिर ये बेसिकली डीप रिस्पेक्ट जो है नेचर की, यही एक रीजन बना था बिश्नोई मूवमेंट का। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनेस्को ने इस चीज को माना था, एक्सेप्ट किया था, अप्रिशिएट किया था कि बिश्नोई मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और 1730 की ये मूवमेंट थी। तो बेसिकली बिश्नोई मूवमेंट जो था ये 1730 की मूवमेंट है और यूनेस्को ने इसको काफी अप्रिशिएट किया था। बाद में जो सुंदर लाल बहुगुणा का चिपको मूवमेंट था जो 20th सेंचुरी में हुआ था, वो कहीं ना कहीं बिश्नोई मूवमेंट से मोटिवेटेड था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से अवार्ड भी रखे हैं इसके लिए। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक स्मृति प्रवारण अवार्ड भी बना रखा है उनकी रिस्पेक्ट में। तो अमृता देवी इसकी एक मेन लीडर थी बिश्नोई मूवमेंट की। कई टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, वो भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। राइट, तो ये था बिश्नोई मूवमेंट। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है? साइलेंट वैली है कहां? साइलेंट वैली केरला में है और ये बेसिकली साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट है। अब वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की बात चली, ये 1970 की बात है, जब प्लानिंग कमीशन ने ये बोला कि यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है तो ये सारा साइलेंट वैली का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसमें कुछ लोग आए, उसमें एनवायरमेंटलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, लोकल कम्युनिटीज भी थी, वो सारे इकट्ठे आए और उन्होंने साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें कई साइंटिस्ट आगे आए, जैसे सक्सेना, वासुदेवन, राइटर मीरा, और मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने नाम याद रखना है वो है KSSP, केरला शस्त्र साहित्य परिषद। केरला शस्त्र साहित्य परिषद एक ये ऑर्गेनाइजेशन आई जो आगे आई, जिसने इस पूरी मूवमेंट को, साइलेंट वैली मूवमेंट को आगे प्रोसीड करवाया। तो साइलेंट वैली मूवमेंट केरला, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे थी और कौन लोग इसके पीछे थे, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बहुत सी स्ट्रेटेजीज फॉलो की गई इस मूवमेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट था, जैसे हमने देखा बिश्नोई मूवमेंट में किसने बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट किया, वो थे आपके फार्मर्स एंड हर्डर्स, लोकल कम्युनिटीज। इसको किसने स्टार्ट किया? इसमें साइंटिस्ट भी थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, प्रोफेसर्स थे। उसमें चिपको टाइप का कंसेप्ट था, मतलब हगिंग ऑफ द ट्रीज। इसमें पब्लिक अवेयरनेस जनरेट किया गया, साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश की गई, ये बताया गया कि अगर आप हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हो तो लॉस होगा। तो ये उस तरीके का मूवमेंट था। और इसमें एक फोटो बड़ा फेमस हुआ वासुदेवन का, जिसमें वो पानी के अंदर कुंथी पुजरा जो रिवर है उसके अंदर खड़े हो गए और उन्होंने अपने चेस्ट तक पानी के अंदर खड़े हो गए और ये बताया कि इससे सब डूब जाएगा। अगर हाइडल प्रोजेक्ट बनता है तो इससे सारा साइलेंट वैली डूब जाएगा, ये उन्होंने वहां पे शो किया। एनी हाउ, जीत हुई लोगों की। 1983 में ये आपका प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया गया और साइलेंट वैली जो थी वो एक नेशनल पार्क बन गया 1985 में।
इसका एक सबसे बड़ा रिपरकशन जो है वो ये कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के थ्रू एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के लिए, और इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को मोटिवेशन मिला। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस में हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो बना था वो इसी मूवमेंट का एक रिपरकशन था। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में साइलेंट वैली आती है? पलक्कड़ है, मलापुरम है, केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कौन सी रिवर के ऊपर ये डैम बनने वाला था? दैट इज कुंती पूजा रिवर यहां पे है जिसके ऊपर बनने वाला था। और इसका आइडिया सबसे पहले ब्रिटिश ने 1929 में दिया था। बाद में प्लानिंग कमीशन, जिसका आज नाम नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन दिया 1973 में कि इसके ऊपर एक हम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके ऊपर इस तरीके का। तो केरला शस्त्र साहित्य परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने सारी मूवमेंट को लिया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है वो हमें पता होना चाहिए। और साइलेंट वैली मूवमेंट जो थी वो बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाई थी। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसको आज हम मेन एक्ट लेजिस्लेशन लॉ लेते हैं, वो कौन सी मूवमेंट का रिपरकशन था वो हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, तीसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो तीसरा जो मूवमेंट है दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंड दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नर्मदा जो है वो मेजर रिवर्स, इंडियन पेनिनसुला की जो मेजर रिवर्स हैं उनमें से एक नर्मदा रिवर है। और इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको लिए बताया था कि इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम नर्मदा रिवर के ऊपर, और मध्य प्रदेश और गुजरात जैसी स्टेट्स को इससे फायदा होगा। तो नर्मदा के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है, मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी नेहरू जी ने रखी थी, और 2017 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया जब ये फाइनल कंप्लीट हुआ। तो जितने भी पहले प्रधानमंत्री से लेकर प्रेजेंट प्रधानमंत्री तक सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे। और ये सबसे ज्यादा जो बेसिकली जो एनवायरमेंटलिस्ट ने अपोज किया है, मेधा पाटेकर जैसे लोगों ने, अरुंधति रॉय इसमें जुड़े, बहुत से लोग जुड़े, इन्होंने इसका अपोजिशन किया था कि इस प्रोजेक्ट से इकोसिस्टम खराब होगा। ये मैप ध्यान से देखो, बेसिकली ये जो सरदार सरोवर डैम है ये पड़ता तो गुजरात के अंदर है, लेकिन नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा और तापी 2 रिवर्स हैं जो मध्य प्रदेश से चल के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, इसमें आपके अरेबियन सी में गिरती हैं। और यही 2 रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। अगर आप देखोगे बाकी रिवर्स वो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, कृष्णा, गोदावरी, तुंगा, भद्रा, गंगा, ये सारी रिवर्स। बट ये रिवर आपकी ईस्ट की डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ चलती हैं दोनों, और नर्मदा रिवर के ऊपर ये डैम बना था। राइट, सो किस स्टेट में ये बना है सरदार सरोवर डैम? ये आपका गुजरात स्टेट में है। ओके, सो नर्मदा बचाओ आंदोलन काफी ज्यादा पॉपुलर आंदोलन था, काफी लोग इसके साथ जुड़े थे और उन्होंने काफी इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, और एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला था कि आपने इसको अपोज किया, एक ऐसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट को जो इकोसिस्टम को खराब कर सकता है, आपने उसको अपोज किया, इसलिए इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अब बहुत से ऐसे लीडर थे जो इस मूवमेंट में जुड़े, जैसे मेधा पाटेकर हैं, बाबा आमटे हैं, अरुंधति रॉय हैं, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो इसके साथ जुड़े, और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, जैसे बुकर प्राइज विनर हैं अरुंधति रॉय, उनको ये अवार्ड मिला है। तो ऐसे लीडर इनके साथ जुड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो बेसिकली एक बहुत रीसेंट मूवमेंट है। सरदार सरोवर डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1999 में स्टार्ट हुई, और अब इसकी हाइट बढ़ा दी गई है 2006 में, वो 163 मीटर्स कर दी गई है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया 2017 में। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो कंस्ट्रक्शन डैम अनाउंस किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इनॉग्रेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और एक कौन से बेसिकली रिवर के ऊपर सिचुएटेड है और कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो गुजरात के अंदर है ये, और लार्जेस्ट डैम है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में और भी डैम हैं जिसमें ये सबसे बड़ा डैम है। तो नेहरू जी ने 1961 में इसकी फाउंडेशन रखी थी, और 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके सिलेबस में है टिहरी डैम। अब टिहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? भागीरथी, जो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ये भी मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ बेसिकली डैम है। और ये आपका टॉलेस्ट डैम इन इंडिया और वर्ल्ड में 12वें नंबर पे आता है। और
1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी, और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है। बनना स्टार्ट हुआ था 91 में और कंप्लीट हुआ 2006 में। तो जैसे आप देख रहे हैं भागीरथी रिवर पे टिहरी डैम बना है, और भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा रिवर बनाती हैं, और गंगा रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो देवप्रयाग में आप जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं। ये भी टिहरी डैम बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है और अभी भी कंट्रोवर्सीज में रहता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पुट करता है, काफी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पूछता है, और अभी भी इसकी हमें पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी पता नहीं है कि ये कितना इफेक्टिव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे हैं। ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर और लोगों के ऊपर। ये हाईएस्ट डैम है उत्तराखंड का एंड भागीरथी रिवर के ऊपर बना है, और इससे दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स को काफी बेनिफिट होगा। कुछ और इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, और टिहरी में भी सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने काफी बेसिकली इसकी अपोजिशन की। आपको जब डैम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कई बार जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा डैम कौन सा है, पुराना डैम कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लेता है, जिनका आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना डैम्स कौन से हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसने कंसर्न शो किया था कि टिहरी डैम के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होंगे, और उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट्स में बताए भी थे कि ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स इज आलमटी डैम। आलमटी डैम का नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम भी है, और ये नॉर्थ कर्नाटका में कृष्णा रिवर है जिसके ऊपर ये डैम बनाया गया है, और ये भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको बताया कि कृष्णा, तुंगा, भद्रा, ये रिवर सारी मिल मिला के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और अलग अलग डैम्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आलमटी डैम जो बना है वो कृष्णा रिवर के ऊपर बना है, और ये आपका कर्नाटका में आता है, और अपर कृष्णा इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए एक मेन रिजर्वायर है, और कर्नाटक में वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिकली ये आपका डैम है। तो कौन सी रिवर पे बना है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि सिलेबस अगर ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वास्ट डिटेल में दे रखा है तो उसका एडवांटेज होता है, क्योंकि हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है वो एक नॉन वायलेंट सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट है, और ये बेसिकली हिमालयन रीजन, दैट मीन्स ये आपका जैसे बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान फोकस थी, जोधपुर से स्टार्ट हुई। चिपको मूवमेंट आपकी जो है वो उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड मूवमेंट है। कहां से स्टार्ट हुई इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, और चिपको मूवमेंट भी जो बिश्नोई मूवमेंट थी उसी से मोटिवेट हुई थी। चिपको मूवमेंट 1973 में एक गांव है रेनी, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रीजन में आता है उत्तराखंड के, वहां से स्टार्ट हुई थी, और गौरा देवी ने इस मूवमेंट को बेसिकली मूव किया था। और इसमें लोग जो थे वो फेलिंग ऑफ द ट्रीज के अगेंस्ट, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहे थे, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को ट्री काटने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उसी से रिलेटेड ये मूवमेंट थी। बहुत जल्दी ये पूरे हिमालयज में फैल गई और बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट बनी हिस्ट्री की। तो ये आपकी जो मूवमेंट थी चिपको मूवमेंट, ये बिश्नोई मूवमेंट से ही मोटिवेटेड थी। क्या थी कुछ की अचीवमेंट्स इसकी, इसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट की। अब देखो जब बिश्नोई मूवमेंट थी तो 1730 की बात है, तो इतना ज़्यादा मीडिया नहीं होता था, अवेयरनेस लोगों में इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं फैलती थी लोगों के अंदर। लेकिन चिपको मूवमेंट जब हुआ तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, लोगों को ऑलरेडी पता था, तो इसने लोगों को सेंसिटाइज कर दिया एनवायरनमेंट को लेके, और डिफॉरेस्टेशन को रोका गया। तो ये इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एक्शन था एक चिपको मूवमेंट, जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए थे, और ये चमोली से स्टार्ट हुआ था, और इसको बेसिकली गौरा देवी जो लीडर थी उन्होंने इसको लीड किया था, और ये आपकी 1973 की मूवमेंट है। उसी तरीके से अपिको मूवमेंट जो है वो एक फॉरेस्ट बेस्ड एनवायरमेंटल मूवमेंट थी, जो बेसिकली कर्नाटका में उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी, जो वेस्टर्न घाट में है। और ये भी उसी से रिलेटेड है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो एक पर्टिकुलर ट्रीज को कटवा रहा था कमर्शियल बेनिफिट के लिए, और लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो लोगों ने इस मूवमेंट को रोकने की ट्राई की। और 1983 में कुछ जो लोग थे, विलेजर्स थे उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बेसिकली चिपको मूवमेंट की तरह से ट्रीज को हक करना स्टार्ट किया और उनको प्रोटेक्ट करने की ट्राई की।
मैंने आपको बताया कि ये जितनी मूवमेंट्स हैं इनमें से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, लीडर कौन था, कहां पे था, किस विलेज से स्टार्ट हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लिखते चले जाओगे, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसमें वुमेन एंड यूथ भी जुड़ा था साउथ इंडिया का, और अपिको का मतलब भी हग होता है कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर, जो कर्नाटका की लैंग्वेज है उसका मतलब भी हगिंग होता है। और ये पांडुरंग हेगड़े जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और इसका मेन पर्पस था बेसिकली फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ट्रीज को कंजर्व करना, और जो ट्रीज हैं उनके उनके कटाई पे रोक लगाना, ये उससे रिलेटेड एक मूवमेंट थी। बेसिकली ये जो था आपका गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट, उसको इनिशिएट किया था चिपको मूवमेंट के थ्रू। तो अपिको मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, और कनाडा में अपिको का मतलब क्या है, और कहां पे स्टार्ट हुई थी, इस तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या समझते हैं हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है ये? तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 1980s में, और इसका पर्पस ये था कि ज्वाइंट वर्ड का मतलब ये है कि अगर हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो ये अकेला गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसके लिए आपको लोकल जो लोग हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प लेना है जो लोकल कम्युनिटीज हैं और जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, सो दैट जो डिग्रेडेशन है फॉरेस्ट की उनको रोका जा सके और उसकी रिस्टोरेशन की जा सके। ये 1988 में जो बेसिकली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, जब उड़ीसा ने सबसे पहले ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्रिएट किया था, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 और 1980s का ही ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट का ये सारे का सारा प्रोसेस था, और उड़ीसा पहली स्टेट थी। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो लोकल लोग हैं उनकी इंस्टीट्यूशन बनाई जाए, उनको इन रिटर्न बेनिफिट दिए जाए, जैसे टिम्बर है और कुछ लोकल जो लोगों को जो फॉरेस्ट से निकलने वाले प्रोडक्ट हैं उनको दिए जा सकें, लोकल लोगों को हेल्प किया जाए जिससे लोकल लोग फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में हेल्प करें। हम जानते हैं जैसे बहुत से ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे छोटा नागपुर में मुंडास हैं, सांथल्स हैं, वो बेसिकली पेड़ों की पूजा करते हैं, तो ये काम उन्हीं को दे दी जाए कि इनकी वो प्रोटेक्शन करें और इन रिटर्न उनको बेनिफिट मिले। सो इसके ऊपर भी ऑब्वियसली जो चिपको मूवमेंट का इंपैक्ट रहा था, और लोकल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी उनको ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लिया गया। बायोडाइवर्सिटी को बचाना है और जो लोकल लोग हैं उनको अलाउ करना है कि फॉरेस्ट के अंदर जो मेडिसन, फ्रूट, गम, रबड़, ऐसा जो फॉरेस्ट के अंदर की चीजें हैं वो लोकल लोग ले सकते हैं, इन रिटर्न उनको फॉरेस्ट को नुकसान नहीं करना है। तो अगर आप लोकल लोगों को प्रोटेक्शन से हटा लोगे तो ऑब्वियसली बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोकल लोगों को साथ में जोड़ लेते हो तो आप इस सारी की सारी मूवमेंट को बहुत इफेक्टिव तरीके से आगे ले जा सकते हो। दैट वाज द मेन थीम ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। इस स्लाइड को एक बार पढ़ लेना, इसके अंदर जो दिया हुआ है वही मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने यहां पे कवर किए हैं। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेज किए जा सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिवर इंटरलिंकिंग से रिलेटेड। रिवर इंटरलिंकिंग क्या होता है और कैसे हम उसके बारे में सोच सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में सबसे पहले जो पॉइंट आया था, जो कंसेप्ट आया था, वो ब्रिटिश के टाइम पे आया था, जब एक इंजीनियर हुआ करते थे, चीफ इंजीनियर आर्थर कॉटन। उन्होंने, वो मद्रास प्रेसिडेंसी में थे चीफ इंजीनियर आर्थर कॉटन, उन्होंने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था रिवर इंटरलिंकिंग का, और वो मद्रास प्रेसिडेंसी में काम करते थे। तो उसके बाद इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे कलाम साहब, उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ बोला। लेकिन 1960 में एक और स्कॉलर थे के एल राव, उन्होंने भी रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में बहुत कुछ बोला था। और इसका मेन थीम ये था कि इंडिया में रिवर सिस्टम दो तरीके का है। एक पेरेनियल रिवर सिस्टम जो हिमालयस का है, जहां पे पूरा साल पानी रहता है बिकॉज वो ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है, उसको पेरेनियल बोलते हैं। दूसरा पेनिनसुलर है, मतलब सदर्न पार्ट का, जो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। अब इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, तो कई जगह पे फ्लड आ रहा है, कई जगह पे ड्रॉट आ रहा है। तो फ्लड और ड्रॉट अगर हमें खत्म करना है तो क्यों ना हम ऐसा पानी जो एक्सेस में है उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करें, इसी को रिवर इंटरलिंकिंग बोलते हैं। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आप रिवर्स को कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं, तो बीच में फ्लोरा, फौना एंड इकोसिस्टम सारा गड़बड़ा सकता है। आप फॉरेस्ट एरियाज को खत्म कर सकते हो और आपको नहीं पता इसका रिपरकशन क्या होगा।
अगर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया में बनता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, गीगा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अभी तक भी केन बेतवा वगैरह हम लिंक थोड़ा बहुत कर पाए हैं, लेकिन डिटेल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बेसिकली नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्रिएट किया था और वहां पे भी इसका डिस्कशन हुआ था। 2014 में कैबिनेट गवर्नमेंट ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को जोड़ने का ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन लोकल लोग बहुत अपोज करते हैं क्योंकि उनकी लैंड्स इसमें जाती हैं, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इसको इजीली इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। ड्रॉट और फ्लड की प्रॉब्लम को रोकने के लिए इस बेसिकली रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट को सोचा गया था। इंडो गैंगेटिक जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल हैं जैसे मैंने आपको बताया, और जो सदर्न रिवर्स हैं वो आपकी मॉनसून रिवर हैं। तो क्या हम एक्सेस वाटर जो नॉर्थ रिवर्स का साउथ में दे सकते हैं, क्या हम वैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जिसमें 37 रिवर्स को ज्वाइन करना था, ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने बनाया था और इस प्रोजेक्ट को हम नाम दिया नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें दो तरह के कंपोनेंट हैं, हिमालयन कंपोनेंट और सदर्न मतलब पेनिनसुलर कंपोनेंट। हिमालयन कंपोनेंट में मेन रिवर्स आती हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। हम गंगा और यमुना को बेसिकली कनेक्ट करेंगे, यमुना जो है गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, और इससे क्या होगा कि जो आपका दो सब कंपोनेंट्स गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन महानदी से जोड़ा जाएगा। ऐसे हमने नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग के कंपोनेंट्स बनाए थे। पेनिनसुलर कंपोनेंट में आपका महानदी और गोदावरी है, जो सदर्न रिवर्स आती हैं, और जो मेन रिवर्स हैं वो आपका सदर्न कंपोनेंट्स इसके अंदर आता है। ओके, सो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स थे फ्रेंड्स, और ऐसे ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अगर आप देख पा रहे हो, इसका आपको इमेज भी मिल जाएगी नेट के ऊपर, अगर आप देखोगे ये है। तो ऐसे ऐसे लिंक्स बने हुए हैं, और ये आपका हिमालयन कंपोनेंट एंड सदर्न कंपोनेंट। ये हिमालयन कंपोनेंट है। कौन कौन से 14 कंपोनेंट हिमालयन रिवर्स के सजेस्ट किए गए हैं इसके अंदर, रिवर इंटरलिंकिंग के अंदर कौन कौन से हिमालयन कंपोनेंट हैं, जैसे केन और बेतवा। ये देखो 24 नंबर केन एंड बेतवा, सबसे पहले ग्रीन सिग्नल इसको मिला है, और उसी के साथ लगते आपके सदर्न कंपोनेंट। पेनिनसुलर कंपोनेंट ये हैं, तो हिमालयन एंड पेनिनसुलर कंपोनेंट। ओके, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। बेनिफिट ये होगा कि आप ड्रॉट और जो फ्लड है उसकी प्रॉब्लम्स को इससे खत्म कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट नंबर 1। वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत से पार्ट्स में वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हो, और हाइड्रो पावर जनरेशन की बेसिकली क्रिएट किया जा सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन आ सकता है, सरप्लस वाटर स्टोर्ड रिजर्वायर में हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली इसमें बेनिफिट होंगे। आप इनलैंड वाटर वे डेवलप कर सकते हो एज बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके हिसाब से इसको डेवलप किया जा सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर मॉनसून ड्रिवन है, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है तो आपका जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब एग्रीकल्चर करने की और इरिगेशन की प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो वो भी एक मेन ट्रबल है जो इससे बेसिकली दूर हो सकता है। तो हम सरप्लस वाटर को रिजर्वायर्स के थ्रू रोक लें और जब रिक्वायर्ड है तो हम उसको यूज कर लें। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, लैक्स ऑफ करोड़ में इसका पैसा खर्चा होगा। दैट इज द चैलेंज नंबर 1। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट, किसी को नहीं पता कितने एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसके अंदर आएंगे। बहुत से नेशनल पार्क, सेंचुरीज इस रिवर सिस्टम के अंदर जो पड़ती हैं तो उनमें इसका बहुत इंपैक्ट हो सकता है, सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। और बहुत बड़े बड़े डैम जैसे हीराकुंड डैम है, दामोदर डैम है, जिनमें बेसिकली जैसे हमने बड़े डैम बनाए थे ये सोच के कि फ्लड को कंट्रोल करेंगे, लेकिन फ्लड कंट्रोल नहीं हुआ। तो जो हम सोचते थे कि हीराकुंड डैम या दामोदर डैम बना के फ्लड्स को कंट्रोल कर लेंगे, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम डैम्स बनाने की, रिजर्वायर बनाने की सोच रहे हो जिससे फ्लड कंट्रोल हो जाएंगे, तो मे बी इट इज नॉट करेक्ट। तो क्या है कि रिवर इंटरलिंकिंग एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट है, वर्ल्ड में ऐसा इस स्केल पे कभी प्रोजेक्ट कोई हुआ नहीं। तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है बहुत ही फ्रेजाइल है। अगर तुम इसको करने लगे, हु नोज कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, किसी को नहीं पता। इवन जो आप प्रपोज कर रहे हो कि हम गोदावरी के पानी को, सॉरी ब्रह्मपुत्रा के पानी को, गंगा के पानी को हम कंट्रोल करेंगे, रिजर्वायर बनाएंगे, ट्रिब्यूटरीज पे बनाएंगे,
तो जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश वगैरह, वो भी उसी पानी का, जैसे आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा है, उसको यूज करते हैं, तो वहां पे भी ट्रबल आएगा अगर हम ऐसा कुछ करने की ट्राई करते हैं, तो वो भी इससे रिलेटेड एक इशू है। तो फ्रेंड्स, दिस ऑल इज फॉर टुडे, जो मैंने आपको डिस्कस किया, और हम इसमें जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया वो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हमारा मेन जो टॉपिक है, दैट इज करंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। तो हमने एनवायरमेंटल मूवमेंट देखी, बिश्नोइज्म से स्टार्ट किया, साइलेंट वैली, नर्मदा डैम, टिहरी डैम, आलमटी डैम, रिवर इंटरलिंकिंग, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको मूवमेंट, अपीको मूवमेंट, रिवर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये सारा के सारा हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर क्लीनिंग इनिशिएटिव, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन वगैरह करेंगे। तो ये सारा चैप्टर हमारा 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद थ्योरी। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव के लिए एंड सब्जेक्टिव के लिए। सो प्रिपेयर इट वेल सो दैट आप अच्छा इसमें स्कोर कर सकें। थैंक यू।